शुरू कर दिया। ब्रो, ओएमजी ब्रो, हेल्प मी। मोमिन इस पर तफ मलामत करता जहाँ से आया था वहीं से जल्दी में बाहर की ओर भागा था। तेज तेज सीढ़ी उतरते उसने लड़के का हाथ मजबूती से अपने हाथों में थामते दौड़ लगाई थी। भाग लकी भाग, फड़े गए यहाँ। ओ अन्नीदिया, तेज नास मारे जाएंगे वरना। मोमिन इसे बाजू से पकड़ते घसीटते इसकी स्पीड तेज की थी। भाई मुझे नजर नहीं कुछ आ रहा, कैसे भागू, हुआ क्या है। वो भी दौड़ लगा के गाड़ी तक आए ही थे कि इनके पीछे दो लड़के घर से बाहर निकले। अबे साले, इधर अब कौन है तू? बेशर्म इंसान, घुसा कैसे हमारे घर में? वो इस लड़की के भाई पाऊंगा, तुम बहुत पछताओगे। तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार बहुत गलत फैसला किया जिसका अंजाम बहुत मुझे अच्छा दिखाई नहीं देता। लाज बस कर दे यार, कोई भाषण क्यों देता फिर रहा है मुझे। नहीं सुनना मुझे कुछ भी, जो भी होगा मेरी जिम्मेदारी होगी। बस कर दो अब। उमर शदीद गुस्से से बिलाज को देखता बोला था, ठीक है कर देता हूँ, बस नहीं करूंगा अब इस बारे में आज के बाद बात। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, टूटे हुए दिल कभी जुड़ा नहीं करते और लड़कियां तो बहुत नाजुक और हसास होती हैं। एक बार इनके दिल से कोई उतर जाए ना तो मरकर भी दोबारा जगह नहीं बना सकता। कोशिश करें इसकी आंखों में जो तुम्हारे लिए उम्मीद है वो कभी ना टूटे। एक बार अगर तुम्हें सोचना छोड़गी ना तो वो तुम चाह कर भी इसे अपनी जान में माइल नहीं कर पाओगे। इन लोगों ने कहा मैं तुम लोगों का भाई कहीं से भी नहीं लगता। उन्होंने कहा उमर भाई और आप समझदार हो, मैं लूजर हूँ। उन्होंने कहा मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ा लूजर हूँ। तुम सब मुझे संभालते हो, मुझे अपना आप संभाला नहीं जाता। मैं आप लोगों पे बोझ हूँ क्या भाई? मैं ऐसा क्यों हूँ भाई? क्या मैं अकेले जी नहीं पाऊंगा कभी? क्या आप लोग शादियां हो जाएंगी तो आप सब मुझे छोड़ दोगे? उन्होंने कहा आप सब अपनी शादियों के बाद मुझसे प्यार नहीं करोगे। इसकी बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट रुकैदा शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 7 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा और ये इतना अच्छा नावल आप मिस करने वाले। ओके, अगर आपका एपिसोड पसंद, लाइक कमेंट और शेयर तो ज़रूर बनता है ब्रो। और अभी तक जिन लोगों ने भी लाइक्स एंड कमेंट्स किए हैं ना, कमेंट में मैं बता देती हूँ, नेम उनके शेयर कर देती हूँ। उन सबका थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। बाकी नेम मैं एंड पे बोलूँगी। एंड नावल नेम कल्पेज़ार एस कलम उर्दू नावल्स आर्चिव एमी राइट्स। शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। और तो ना स्या गहरी रात को चांदनी में छत पर एक तरफ को बैठे थे तो तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी हो गई। फिर हाँ हो गई भलाज की बात पर उमर ने इंतहाई रुखे अंदाज में जवाब दिया, कैसी है अभी भाभी? देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे क्या पता कैसी है, मेरा इससे क्या लेना देना। नफरत है मुझे इसके जिक्र से भी। कोई और बात का। उमर ने चिड़का बलाज को देखा था। उमर, तुम्हारी भाभी के साथ पसंद की शादी नहीं है, तुम्हें वो जहर लगती हैं। कहीं तुमने इन्हें मारा वारा तो नहीं बदले की आग में? बिलाज ने इसके रूखे अंदाज को मद्देनजर मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछा था, जो ईमान का नाम लेने पर ही गुस्से में आ जाता था। औरतों को अज़ियत देने वाला मर्द कमज़ोर होते हैं और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। उमर ने बलाज को भरपूर नज़रों से देखते कहा था, तुम इसे अज़ियत ही दे रहे हो। उमर, बलाज ने इसे टोका था, मैंने कौन सी अज़ियत दी है इसे? उमर ने हैरत से बलाज को देखा था। नीचे सबके सामने तुमने अपनी बीवी को दुत्कारते हुए मेरी बहन से शादी के लिए हामी भरी है। उमर, इससे बड़ी एक औरत के लिए क्या अज़ियत होगी कि इसका शौहर इसे सबके सामने रद्द कर दे? कम से कम तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। उमर ने इसे हैरत से देखते कहा था। मैं कहूँगा उमर, चाहे तुम्हें बुरा ही क्यों ना लगे। ईमान को नीचा दिखाने के लिए तुमने मेरी बहन के साथ रिश्ते की हाँ कर दिया। तुम दोनों का दूर दूर तक कोई मैच नहीं है, मिजाज ही नहीं मिलते। ज़मीन आसमान का फ़र्क है तुम्हारे और विशाल के लाइफस्टाइल में। मैं अपनी बहन को कभी इस मामले में फेवर नहीं दूंगा उमर। सच कहूँगा, विशाल तुम्हारे लिए अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है। भला आज मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए मुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें। उमर ने इसे एक नज़र देखते कहकर नज़रें वापस उफ़क़ पर चमकते चाँद पर टिकाई। मैं तुम्हें सिर्फ़ एहसास दिला रहा हूँ, तुमने भाभी का दिल तोड़ा है, सिर्फ़ अपनी अना की खातिर। बुलाज को असल में इसकी सोच पर अफ़सोस हुआ था। अना की खातिर नहीं, पुप्पो की खातिर, तुम्हारे और अपनी बहन की खातिर। पुप्पो जिस आस भरी नज़रों से मुझे देख रही थी ना, मैं इनकार नहीं कर पाया। उमर ने इसे वजाहत दी। सच कहूँगा उमर, मुझे अपनी माँ की नज़रों में आस नज़र नहीं आई, सिर्फ सेल्फिशनेस दिखाई दी। लेकिन इस लड़की की नज़रों में बहुत कुछ था। वो जिस उम्मीद से तुम्हें देख रही थी, मैं वो नज़रें कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम बहुत पछताओगे। तुमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बहुत गलत फैसला किया जिसका अंजाम बहुत मुझे अच्छा दिखाई नहीं देता। लाज बस कर दे यार, कोई भाषण क्यों देता फिर रहा है मुझे। नहीं सुनना मुझे कुछ भी, जो भी होगा मेरी जिम्मेदारी होगी। बस कर दो अब। उमर शदीद गुस्से से बिलाज को देखता बोला था, ठीक है कर देता हूँ, बस नहीं करूंगा अब इस बारे में आज के बाद बात। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, टूटे हुए दिल कभी जुड़ा नहीं करते और लड़कियां तो बहुत नाजुक और हसास होती हैं। एक बार इनके दिल से कोई उतर जाए ना तो मरकर भी दोबारा जगह नहीं बना सकता। कोशिश करें इसकी आंखों में जो तुम्हारे लिए उम्मीद है वो कभी ना टूटे। एक बार अगर तुम्हें सोचना छोड़गी ना तो वो तुम चाह कर भी इसे अपनी जान में माइल नहीं कर पाओगे।
लाजी सिर्फ सोच भरी निगाह से देखता, फिर वहां से निकलता चला गया, जबकि उमर गहरी सोचों में गुम हो चुका था। और ढलती शाम के साय तले सड़क के किनारे पर घने दरख्त के नीचे सिल्वर गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। इसकी नजरें अपने सामने लगे स्याह गेट पर मुंजमी थी, जो लाइक की एकेडमी का था। पता नहीं कहाँ रह गया ये जलील कद गए, इसने मुझे मोमिन चेहरे पर बेजारी सजाए मुंह में मन बनाया था। इस या गेट से जवान लड़के धड़ाधड़ टोलों की सूरत में खुशगपियां मारते बाहर आ रहे थे, मगर जिसकी ताक में मोमिन था वो इसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मोमिन और लकी की रूटीन ऐसे ही थी। मोमिन यूनिवर्सिटी से फारिग होकर लकी की एकेडमी पहुंच जाता था, फिर इसे वहां से पिक करते वो दोनों इकट्ठे घर आया करते थे। अभी भी वो इसी के इंतज़ार में एकेडमी के बाहर खड़ा था। इसे वहाँ खड़े 5 मिनट गुज़र गए थे, फिर 10 मिनट गुज़रे और इसी तरह 5 मिनट मज़ीद गुज़रे, मगर वो बाहर ना आया। अब तो बाहर भी लड़कों का रह ख़त्म हो गया था। मोमिन को अब रह कर चिढ़ होने लगी थी। वो अपनी गाड़ी से टेक लगाए गाड़ी के टायर पर पाँव जमाते तेज़ी से हिलाने लगा। इसे बेचैनी हो रही थी। इसका प्लान कई दिनों से ख़राब हो रहा था, लेकिन इसे हर रोज़ ही लेट कर दिया करता था, मगर आज इसने तो हद ही कर दी थी। वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। निकल कहाँ मर गया यार। मोमिन बुरा समूह बनाते सामने से आ गेट को देखता। वो इसी बेचैनी के आलम में वहां पर खड़ा था कि अचानक इसे दूर से लकी आता दिखाई दिया, जो अपनी किताबों को सीने से लगाए तेज तेज कदम लेता इसी तरफ आ रहा था। कहाँ मार गया था, कब से तेरा इंतजार करो यहाँ पे खड़ा, और तू है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। मोमिन लकी को एक नजर गुस्से से देखता गाड़ी की जाने बढ़ता ड्राइविंग सीट संभाल गया। लकी भी जल्दी से आगे बढ़ते फ्रंट सीट पर बैठ गया। कहा तो था तुझे पता है पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और तू अंदर पता नहीं कौन से कामों में लगा था। आधे से ज़्यादा अकेडमी तो तेरी हाल ही हो गई है। बेटा तू चल आज घर, ज़रा बताता हूँ मैं भाई को, पता नहीं कौन से कामों में लगा हुआ है तू। मोमिन से झाड़ पिलाने में मसरूफ़ था, जबकि लकी इसकी बात को सुनकर किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो बार-बार अपने मुँह पर हाथ फेरता खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी के एसी टेम्परेचर में भी इसके पसीने छूट रहे थे। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, किधर था? मोमिन ने गाड़ी स्टार्ट करते इसमें हाथ, तुझे क्या हुआ है? इधर देख। इसे बेचैन देखकर मोमिन घबराया था। ओए क्या हुआ है तुझे? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। एक एक सेकंड, एक सेकंड। मोमिन ने जल्दी से गाड़ी को सड़क पर से उतारते फुटपाथ के किनारे रोका था। क्या हो गया है? इसने लकी के शाने पर हाथ रखते इस करो अपनी तरफ मोड़ना चाहा। लकी तू ठीक है? इतना ठंडा क्यों पड़ रहा है? मोमिन ने इसके गाल पर हाथ रखते पूछा था। लकी के हाथ कांप रहे थे, इसे बोला नहीं जा रहा था। लेकिन तू सुन रहा है मुझे? ओए मोमिन को लकी की हालत देखकर परेशानी होने लगी थी। लकी मेरी जान इधर देख, मुझे बता तो कुछ हुआ क्या है? मोमिन ने प्यार से इसके गर्दन हाथ से मोड़ते हुए अपनी तरफ देखा। उसकी आंखों में देखते मोमिन ठटका था। लकी की आंखों में खौफ था। वो किसी सहमे हुए बच्चे ही माने लग गया था। लकी तू मुझे डरा रहा है। अबे बोल ना, गूंगा क्यों बन गया, क्या हुआ है? मोमिन अब गुस्से से डांटते बोला। इसे लकी की हालत से परेशानी होने लगी थी। या पानी पी, पानी पी, फिर बात करते। इसने जल्दी से गाड़ी में पड़ी पानी की बोतल लकी की तरफ बढ़ाई थी, लेकिन लकी ने तेज से नफी में गर्दन हिलाई। पानी पियो, मोमिन ने अपनी बात पर जोर देते कहा, तो लकी ने कामते हाथों से पानी की बोतल को मुंह लगाए। वही इसका जब खिलाया हुआ था कि पानी इसके मुंह में कम और बोतल से बाहर फिसलता आबशार की माने इसकी गर्दन तक ज्यादा बहता हुआ आ रहा था। वो मोमिन की तरफ देख तक नहीं रहा था। इसने जल्दी से पानी की बोतल मुंह से हटाते बगैर मोमिन को देखे इसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे मोमिन ने पकड़ते साइड पर रखा था। ते तबीयत ठीक है? तू मुझे ठीक नहीं लग रहा। मोमिन ने तेज से हाँ में हिलाते जवाब दिया था। मैं ठीक हूँ, घर चलो, घर चलो। इसकी आवाज़ काँप रही थी। लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, कुछ हुआ है क्या? नंबर कम आए हैं? प्रोफ़ेसर ने डाँटा है? बुक गुम गई? मोमिन खुद से ढेरों सवाल करता इसे पूछे जा रहा था। लेकिन ऐसा ही था पढ़ाई के मामले में, वो वैसे ही रोंदू-सा था। ज़रा-सा नंबर कम आने पर वो पूरा घर सर पे उठा लेता था। मोमिन को लगा अभी भी कोई ऐसी बात है। नहीं, लकी ने मुझसे जवाब, तो फिर बोल ना, किसी ने कुछ कहा है तो उसे बता मेरे भाई, मुझे बता। इसने प्यार से लकी को पुचकारा था। लकी ने इसकी तरफ देखा तो इसकी आँखों में नमी उतर आई थी। लाइक मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बता हुआ क्या है? मम्मी ने दाँत पीसते कदरे गुस्से से कहा, मगर लकी इस बात पर भी कोई असर ना हुआ था। वो हुनूर से मुड़ी, फिर किसने बुली किया? मम्मी ने अंदाज़ा लगाया। इसके इतना कहते ही ये लकी ने जल्दी से सारे में हाँ हिला में हिलाया था। मोमिन की आंखें हैरत और गुस्से से भरी थी। क्या हुआ? लाइक मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कहा है तुझे और किसने कहा है? मोमिन की आंखों में हैरत एकदम गुस्से से लहर दौड़ रही थी। इसने लाभ बेचरे लकी को देखकर कहा था। वो अब शदीद गुस्से से लकी को देख रहा था। उन्होंने मेरा चश्मा तोड़ दिया, मुझे चश्मे बोल रहे थे। मैंने जवाब दिया तो इसने मेरा चश्मा उतार कर तोड़ दिया। और तू बोला कुछ नहीं। मोमिन को अब लकी पर गुस्सा आ रहा था। मैं बोला था, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मेरा साथ दीवार पे मारा। इनकी इतनी हिम्मत कौन थे? अकेडमी के थे ना? मोमिन की बात लकी की बात पर सारता पैर सुलग गया था। जी अभी वहाँ हैं या चले गए? वो तो सिल्वर चले गए थे। तो तुम वहाँ बैठ के सोग मना रहा था, बता नहीं सकता था बाहर आके मुझे? मोमिन को इन लड़कों पर गुस्सा आ रहा था जब बेसाख्ता तौर पर वो लकी पर उतारा था। मेरा चश्मा टूट गया था, मुझे नज़र नहीं आया, मुझे कहाँ जाना है? लकी की आवाज़ बोझल हुई थी। वो एक लड़का था तो वो मुझे बाहर लाया, फिर इसने मुझे बताया कि सामने आपकी गाड़ी खड़ी है, तो मैं आ गया। इसकी बात पर मोमिन ने सख्ती से जबड़े भींचे थे। एक लंबा सांस अंदर खींचते इसने अपने छोटे भाई को देखा, जो इंतहाई मासूम था। ज़्यादा तो नहीं लगी सर पे? मोमिन ने इसके सर के पीछे हाथ रखते प्यार से पूछा।
अब नहीं दर्द हो रहा। लकी के जवाब पर मोमिन धीमा सा मुस्कुराया था। वापस चलते हैं। वापस चलते हैं, मैं हेड से बात करूँगा, इनको तो देख लेता हूँ, मैंने ना घर चलते हैं, वापस नहीं जाना, छोड़ दफ़ा करो। लकी ने मोमिन को टालना चाहा, ऐसे कैसे दफ़ा करूँ, कल को वो फिर तुझ पे हाथ उठाएँगे, बेवकूफ़ इंसान, मार खाता रहेगा सारी ज़िंदगी से। इसके इस कदर एहसास पर लकी ने इसे अजीब सी नज़रों से देखा था, जैसे मोमिन के दिल को कुछ हुआ था। ऐसे क्या देख रहा है? मोमिन के पूछने पर लकी की आँखों से एक आंसू फिसला था। ओह मेंटल पीस, इंसान तो लड़की है, रो क्यों रहा है? मोमिन इसकी हालत देखकर घबरा गया था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। इसका भाई ऐसी कंडीशन में नहीं था कि वो एक नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार सकता। उसे अंधेरे से डाल लेता था, ऐसे लोगों के हजूम से डाल लेता था। वो बचपन से ही साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार था। सब इसका ज़रूरत से ज़्यादा ख़्याल रखते थे। वो बहुत ज़्यादा मासूम था। वो इस दुनिया की चालबाज़ियों को समझने के काबिल ना था। मगर इसका आईक्यू लेवल बहुत हाई था। कंप्यूटर तो जैसे इसी के लिए ही बना था। गर्ल्स मैथ के सवालों या उर्दू की शायरी सब एक नज़र देख लेने से ही इसे याद हो जाता था। वो अपने बहन-भाइयों में सबसे ज़्यादा लायक था हर लिहाज से, सिवाय माशरे में ज़िंदगी गुज़ारने के। यार अब चुप करना करते हैं ना, कुछ बात करता हूँ मैं, बाबा से परेशान ना हो। मोमिन इसके ने गाल थपकी हो तो वो और शिद्दत से रोने लगा था। अबे यार, एक तो तुम, मैं पहले ही सिंगल, ऊपर से तू मुझे ऐसी वाइब दे रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं सारी ज़िंदगी सिर्फ़ तुझे सँभालता रहूँगा। क्यों रो रहा है? मोमिन ने इसे चिढ़कर देखते पूछा था, मगर इसकी ऐसी बात पर मानो जैसे लकी के ज़ख्मों पर नमक लगा था। वो बिलख-बिलख कर बच्चों की तरह रोने लगा। उन्होंने बोला मैं, लेकिन इसे बोला नहीं जा रहा था। वो ज़ारों-कतार रो पड़ा था। क्या बोला उन्होंने? बता मुझे। मोमिन इसकी बात पर संजीदा हुआ था। इन लोगों ने कहा मैं तुम लोगों का भाई कहीं से भी नहीं लगता। उन्होंने कहा उमर भाई और आप समझदार हो, मैं लूज़र हूँ। उन्होंने कहा मैं अपनी बहन-भाइयों में सबसे बड़ा लूज़र हूँ। तुम सब मुझे सँभालते हो, मुझे अपना आप सँभाला नहीं जाता। मैं आप लोगों पे बोझ हूँ क्या भाई? मैं ऐसा क्यों हूँ भाई? क्या मैं अकेले जी नहीं पाऊँगा कभी? क्या आप लोग शादियाँ हो जाएँगी तो आप सब मुझे छोड़ दोगे? उन्होंने कहा आप सब अपनी शादियों के बाद मुझसे प्यार नहीं करोगे। इसकी बात पर मोमिन अपनी जगह साक़ित हुआ था। अपनी जगह से हिल तक ना पाया, इससे बोला नहीं गया, वो बस यकटक लकी को देख रहा था, जिसकी आँखों में खौफ था, एहसास कमतरी थी। लकी ने मोमिन का हाथ ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो अभी छूट गया तो मोमिन इससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। भाई बोलो ना, आप लोग मुझे शेल्टर होम छोड़ आओगे फिर? लकी खौफ के ज़ेरे असर बोली जा रहा था। लकी बकवास ना कर, इसकी शेल्टर होम वाली बात पर मोमिन शदीद गुस्से से दहाड़ा था। इसकी आँखें और चेहरा शिद्दत से सुर पड़ गया था। इसने एक झटके से लकी को अपने गले से लगाया था। वो आप इसकी कमर प्यार से सहला रहा था। मोमिन इसे पुरसुकून करने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था। जान है तू हमारी ज़िंदगी है, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है लकी। अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊँगा। मोमिन इसके पीछे हटता था, इसके चेहरे को हाथों में भरकर पड़े प्यार से बोल रहा था। मोमिन की आँखें अभी भी इसकी बात पर नम हो गई थी। लकी तुझे लगता है हम तुझे छोड़ सकते हैं? हमारी शादियाँ होगी तो तेरी भाभियाँ आएँगी और तुझे और फ्रेंड्स मिलेंगे, हम क्यों तुझे छोड़ेंगे? और अगर भाभियों को मैं पसंद ना आया तो? उन्होंने मुझे मुझे आपको कहकर घर से निकलवा दिया तो टाँगें तोड़ दूँगा मैं इसकी, जिसने मेरी लकी रानी को हाथ भी लगाया, फिर चाहे वो मेरी बीवी क्यों ना। लकी इसकी बात पर चौंका था। ये ज़ुल्म दुनिया कैसे-कैसे हन्नास इसके मासूम भाई के दिमाग में बह रही थी। लकी की कही बातों से मोमिन को ऐसा लगा कि इसका दिल फट जाएगा। वो सब अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। ऐसा तो वो मर के भी सोच नहीं सकते थे। चल मेरे साथ, हाँ, अभी वापस जाएँगे। मोमिन ने गौर से लकी की घाल को देखा था। वो नीली पड़ी थी और इसके गाल पर थप्पड़ों के निशान बने हुए थे। नहीं ना, अभी मुझे घर जाना है, आप कल कर लेना बात प्लीज़ ना, चलते हैं। लकी ने मोमिन के बाजू को पकड़ते हिला डाला था। अच्छा, अच्छा चल फिर आइसक्रीम खाने चलते हैं, वो भी तेरे पैसों की। मोमिन मुस्कुराते इसे देखकर बोला, ओके डन। इसकी बात पर लकी मुस्कुरा दिया था। इसको मुस्कुराता देखकर मोमी ने शुक्र की सांस भरी कि इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब नहीं होगी। कुछ देर बाद आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़ी रोकते मोमी ने 2 आइसक्रीम लाई और वो दोनों मज़े से खाने लगे। अब लकी का मूड पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। जो मोमी ने किया था सारे रास्ते वो इसे एंजॉय करवाता लाया था। इसके पसंदीदा गाने लगाकर, इसकी मर्ज़ी की किताब भी बातें करके अब जाके वो ठीक महसूस कर रहा था। आँखें दर्द तो नहीं कर रही ना? मोमी ने लकी को देखते पूछा। नहीं, चल घर जाके फिर लेंस लगा लेना, फिर कल न्यू ग्लासेस बनवाने चलेंगे। वैसे भी वो काफ़ी ओल्ड हो गई थी और इसी बहाने न्यू बन जाएँगी। इस बात पर लकी भी भरपूर मुस्कुराया। तो इसके गाल पर डिंपल पड़ा था। मेरी जान, मम्मी ने मुस्कुराते हुए टिश्यू से इसका आइसक्रीम से भरा मुँह साफ करते प्यार से कहा। चल बे लड़कियाँ, मिशन पे चलते हैं। कौन से मिशन पे? लकी ने हैरत से आँखें फाड़े पूछा था। ठहर जा लेने दे, बता देता हूँ। बड़ा एडवेंचर होने लगा है। इसकी बात पर लकी ने कंधे उचकाए, जैसे सोचा जो हुआ देखा जाएगा। ओए तुझे क्या लगता है मैं कर पाऊँगा? पता नहीं, पर जाना क्या है? मैं लकी ने मोमिन को हैरत से देखा था। वो दोनों इस रात के अंधेरे में घर के बाहर खड़े ऊपर चमकती खिड़की को देख रहे थे। ऊपर जाना है, मोमिन ने सामने इशारा करते हुए। वो क्यों और जाएँगे कैसे यार? लकी रानी, ये तेरी भाभी का घर है और ये इसका कमरा। सीढ़ी से ऊपर जाकर बस इसे ये कहना है कि लकी की भाभी मान जाओ। मोमिन ने लकी के शाने पर बहादुर टिकाते हँस-हँस से इस खिड़की को देखा था।
अब लड़की को प्रपोज़ करने आए, लकी ने मुँह खोलकर मोमिन को देखा था। हाँ ना, तेरा काम सिर्फ़ इतना है मेरे शेर। नीचे से सीढ़ी पकड़ के रखी बस, बाकी मैं यूँ गया और यूँ आया। नहीं भाई ना, ये गलत है। घर चलते हैं, अम्मा को बोलना वो रिश्ता ले आएँगी। हम चलते हैं यहाँ से, भाभी हमारी वज़ह से कितनी मुश्किल में पड़ ना जाए ना। लेकिन मोमिन को समझाते वापस मुड़ना चाहे तो मोमिन इसे गद्दे से दबोचाता। तू ना सारी ज़िंदगी डर-डर के मर जिएला, इत्थे रुक जा चुप करके, वरना पुत्ता पता ही ना मेरा, इससे बात करूँगा तो बात आगे बढ़ेगी ना, फिर माँ को भी ले आऊँगा। तू अच्छा खड़ा हो जा, मैं बस कुड़ी पटा के आया। मोमी ने जल्दी से दीवार से साथ पड़ी बड़ी सी बांस की सीढ़ी उठाते खिड़की के पास सेट की, जो आसानी से ऊपर तक पहुंच गई थी। वो सीढ़ी आज बिजली ठीक करने वाले लाए थे, जिन्हें मम्मी ने आज दिन को देख लिया था। तब इसके दिमाग में यह ख्याल आया था, अच्छा सुन, हिलना नहीं यहाँ से, अच्छा वरना पता है मेरा। मोमिन इसे डराता वहीं रो गया था। चल भई मर्द मुजाहिद, वक्त आ गया जहाद का। मोमिन खुद को एतमा देता आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ओए लकी रन, ध्यान रखी कोई आए ना। अच्छा मैं बस आया। आज सीढ़ियों में पहुंच कर मोमिन ने पीछे मुड़ते लकी को आवाज़ लगाई, अच्छा ना जल्दी करें, मुझे बड़ा डर लग रहा है। लकी को वो दिखाई नहीं दे रहा था, इसके चश्मे टूट गए थे, इसलिए वो हवा में इधर उधर आंखें घुमाते से बोला था, आ रहा हूँ बस वेट कर। मोमिन जल्दी से सीढ़ी चढ़ता आहिस्ता से खिड़की को पीछे धकेलते दबे पाँव कमरे में दाखिल हो गया। ए चन करेदा है तारीफां ओ मेरे हुस्न दे कोने 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 दी, ये दुनिया पित्तल दी, हबेबी डोल में सोने दी, हबेबी डोल में सोने दी। वो लड़की ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बालों को कर कहते गाढ़े सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाए मटकाती हुई सॉन्ग गुनगुना रही थी। कमरे की रोशनी, हल्की रोशनी में वो कोई काफ की ही परी लग रही थी कि अचानक से आईने के अक्स में अपने पीछे दूर खिड़की के पास एक लड़का मुंह खड़े दिखाई दिया था, तो वो बुखलाकर पीछे को मुड़ी थी। माशाल्लाह काफी बेसुरी आवाज है तुम्हारी। मोमिन ने हैरत से मुंह खोले इसे देखते तंज किया था, जबकि वो किसी की मौजूदगी को कमरे में महसूस करती ऊंची आवाज से चीखती थी, ओह माय गॉड! मम्मी बचाओ, बोथ इज़ हियर। वो लड़की खुल के हाथ पैर मारती चीखती। इससे पहले मोमिन आगे बढ़ते इसके मुँह पर हाथ आ गया था। अबे चुप कर जा, पहले ही मैं पछता रहा हूँ इधर आकर। देखो मेरी बात सुनो, मैं गलती से आया हूँ ठीक है, मुझे यहाँ नहीं आना था। मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। आप बहुत प्यारी बहन है मेरी। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। मोमिन तो जिससे प्रपोज़ करने आया था, इसके लक्षण देखकर ही पछताया था। इसका हुलिया देखकर ही मोमिन की साँस रुकी थी। हाथ हटा रहा हूँ, बोलना नहीं अच्छा। मोमिन जैसे इसके मुंह से हाथ हटाया तो इसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ब्रो ओएमजी ब्रो हेल्प मी। मोमिन ने इस पर तफ मलामत करता जहां से आया था वहीं से जल्दी में बाहर की ओर भागा था। तेज से सीढ़ी उतरते उसने लकी का हाथ मजबूती से अपने हाथों में थामते दौड़ लगाई थी। भाग लकी भाग, फड़े गए यहाँ। ओ अन्नी दिया, तेज ना मारे जाएंगे वरना। मोमिन इसे बाजू से पकड़ते घसीटते इसकी स्पीड तेज की थी। भाई मुझे नजर नहीं कुछ आ रहा, कैसे भागू, हुआ क्या है। वो भी दौड़ लगा के गाड़ी तक आए ही थे कि इनके पीछे 2 लड़के घर से बाहर निकले। अबे साले इधर अब कौन है तू बेशर्म इंसान, घुसा कैसे हमारे घर में। वो इस लड़की के भाई थे। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे तो इस लड़की ने बताया कि कमरे में कोई लड़का आया था, तो वो इन्हीं पैरों में गेट की तरफ भागे थे, मगर तब तक मोमिन गाड़ी में बैठता गाड़ी को भगा ले गया था। उफ बचत हो गया। तो मेरे तो फरिश्ते की भी तौबा, ये तो ऑनलाइन ऑर्डर वाला हिसाब हुआ, दिखा कुछ और निकला कुछ और। मोमिन मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई जा रहा है, भाई क्या कह रहे हो आप, मुझे भी तो कुछ समझाओ। लेकिन ने सारी नज़रों से मोमिन को देखा, क्या पकड़े गए थे। अबे नहीं यार, इस लड़की ने छोड़ डाल दिया। ओह ये तो अच्छा नहीं हुआ, अब क्या होगा, होना क्या है, इसके भाई लगे थे हमारे पीछे मगर हम बच निकले। अब बस वैसे तो अच्छा हुआ इस लड़की ने शोर मचा दिया, वरना वो जैसी लग रही थी इसे देख कर मैंने शोर मचा देना था। मेरी यूनी में पढ़ती है, वहां तो बड़ी प्यारी लगी थी मुझे, हसीन लग रही थी क्या। लकी ने हैरत से मोमिन को देखा। अब्बे नहीं यार, कुछ और ही लग रही थी। इसके अक्स ज़हन में आती मोमिन ने झरझरी ली थी, ऊपर से गाना भी बेबी डोल में सोने दी गा रही थी। मोमिन के गाने वाली बात पर लकी की हंसी छुड़ी थी। चुप कर जा लकी, मैं बता रहा हूँ तुझे, मजाक नहीं उड़ाना। हानि को तो बिल्कुल नहीं बताना, वरना मेरे हाथों पिट जाएगा तो मेरा मूड खराब, बड़ा खराब हो गया है। मोमिन ने कड़े तेवरों से इसे देखा तो लकी ने बमुश्किल अपनी हंसी मुंह पर हाथ रख के रोकी थी। बाबा उठकर कुछ खा लेना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर आपने दवाई भी लेनी है। बिलाल जमाल अहमद साहब के सरहाने बैठा इनके बालों में हाथ चलाता इन्हें प्यार से बोला था, एक जहर का प्याला मुझे भी पिला दो बिलाल। उन्होंने फसूदा से लहजे में कहा था। खुदा का खौफ करे बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। मैं क्यों पिलाने लगा आपको जहर का प्याला, जहर पिए आपके दुश्मन। बिलाल वो कैसी है, कौन। बिलाल ने ना समझी से अपने बाप को देखा था। वो इसे समझ नहीं आया कि वो किसका पूछ रहे हैं। आसिया बेगम का तो मुड़कर उन्होंने पूछा तक नहीं था। इसके दफनाया या फेंक आया या इसका क्या किया। मैं अपनी ईमान की बात कर रहा हूँ, वो ठीक तो है ना। जमाल साहब बिलाल का सहारा लेते उठकर बैठ गए। वो बेड ग्राउंड से टेक लगा ली। वो ठीक होगी बाबा, आप फिक्र ना करें। ठीक होगी का क्या मतलब है बिलाल, मैंने इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले की है।
पल-पल की खबर रखो इसकी, इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता कि बेजान इसका मुकम्मल ख़्याल रखेंगी। शायद मेरी नफ़रत में वो साहब इससे इंतकाम लें। जमात साहब खोए हुए लहजे में बोले, लेकिन आपने तो कहा था वो लोग ऐसे नहीं है। बिलाल जमात साहब की बात सुनकर परेशानी से बोला था, हाँ, हैं तो नहीं, मगर मैं यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, तुम बस इस पर नज़र रखवाओ। वो महफूज़ रहे, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। जमात साहब की आँखें नम हुई थी। बिलाल ने रोटी का नवाला इनके मुँह के करीब किया तो वो मुँह मोड़ी। मेरे हलक से नहीं उतर रहा ये खाना, लेकिन बाबा कुछ तो खाना होगा ना, ऐसे आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। प्लीज़ बात मान लें, थोड़ा-सा खा लें। अगर ये नहीं खाना तो मैं कुछ और बनवा देता हूँ। बिलाल मिन्नत भरे लहजे में इनसे कहा था, नहीं, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, इस वक़्त मेरे हलक से कुछ नहीं उतरेगा। बिलाल मेरा ज़ब्त जवाब दे रहा है। मुझे लगा था मैं बहुत मज़बूत हूँ, अपनी बेटी के बगैर रह लूँगा, मगर मैं कमज़ोर हूँ ईमान के मामले में, बहुत कमज़ोर हूँ। वो इतना कहते ही चेहरा दोनों हाथों में गिराए दर्द की शिद्दत से रोए। पापा प्लीज़, मुझे तकलीफ़ होती है आपको ऐसे देखकर। मैंने आपसे कहा था मैं इसका ख़्याल रख लूँगा, इसे घर में ही रहने दें, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी है, अब दिल बड़ा करें। बिलाल ने धीमी आवाज़ में डाँटा था, ऐसे तो अपनी हालत मज़ीद ख़राब कर लेते, इसलिए इसने सख्ती दिखानी पड़ी। मुझे मेरी ईमान ला दो, मुझे साँस नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मेरी दुनिया उजड़ गई है। मेरा हँसता घर खामोश हो गया। बिलाल, मुझे मेरी ईमान ला दो, मेरे घर की रौनक ला दो, इसे कहो इसका बाप मर जाएगा इसके बगैर। अल्लाह ना करे बाबा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? बिलाल की इन्हें हालत देखकर टेंशन हुई थी। वो इन 2 दिनों से इन्हें गशी के दौरे पड़ रहे थे। वो टेंशन लेते और इसी टेंशन में बेहोश हो जाते या फिर इन्हें खुद बेहोशी का इंजेक्शन लगा के आराम दिया जाता, वरना वो आपे से बाहर होते खुद को ही पीटने लग जाते थे। अभी भी बिलाल ने फिरती से साइड टेबल की दराज खोलते इसमें से इंजेक्शन निकालते जल्दी से जमात साहब के बाथरूम में लगाया था। इसे हालात खराब होते फिर से दिखाई दे रहे थे। जमात साहब रो रहे थे, साथ में काम भी रहे थे। यकीनी बात थी कि थोड़ी देर में इन्हें गशी का दौरा बन जाता, इसलिए इसने पहले ही इन्हें इंजेक्शन लगा कर सुला दिया। वो बहुत परेशान था। एक तरफ इसके बीमार बाबा थे, दूसरी तरफ सद्दाम ने वापस गाँव जाने की ज़िद लगा ली थी। वो खुद तो गया ही था, मरियम भी पहली बार अपने शौहर के हुक्म पर साथ जगाते इसके साथ ही इस दही इलाके में रहने को रज़ामंद हो गई। हाँ, वो इसके साथ थोड़ी-सी रोज़ी-रोटी में भी रहने को रज़ामंद हो गई थी। इसे लगा इसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। इससे वो घर खाट करने को दौड़ रहा था, इसलिए वो अपना बेटा लेती अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। और अब इस घर में एक फ़िज़ा और एक बिलाल रह गए थे, जो दोनों इस वक़्त जमात साहब की ज़िम्मेदारी में मसरूफ़ थे। फ़िलहाल बिलाल जमात साहब को सुलाता किसी गहरी सोच में गुम हो चुका था। वो अपना अगला लाहे-अमल तैयार करने में लगा था। इतवार का दिन था, वो सब घर पर ही मौजूद थे। कमाल साहब ने उमर को देखते बात का आगाज़ किया था, बेटा शादी के सारे अरेंजमेंट मैंने तय कर दिए हैं, शादी के सारे फंक्शन घर के लॉन में ही होंगे, बाकी के इंतज़ामात में मैं सँभाल लूँगा। अब तुम लोगों की शॉपिंग रह गई है और वो तुम और इशाल जाके कर लेना। कमाल साहब ने नसीहती अंदाज़ में उमर को देखते सारी बात समझाई थी। जी मामू, वैसे भी आज संडे है तो आज तो आप फ्री होंगे ना? तो ना तो आज ही शॉपिंग पर चलते हैं? इशाल ने उमर को देखते पूछा था। हाँ, हाँ, अभी चले जाओ, शाम तक सारी शॉपिंग हो जाएगी। वैसे भी हम घर के ही तो लोग होंगे, यहाँ ख़ानदान के कुछ अज़ीज़ो-अक़ारीब। अभी उमर कोई जवाब देता कि फ़रह बेगम झट से दरमियान में कूदी थी। जी फूफो, मेरा ख़्याल है अभी निकलते हैं, शाम को मुझे एक मीटिंग में भी जाना है, फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा। उमर भी जान छुड़वाने वाले अंदाज़ में कहते उठ खड़ा हुआ था। इसकी शाम को वाक़ई मीटिंग थी। उमर के कहने पर इशाल के तो मन में लड्डू फूटने लगे थे। वो भी एक झटके से अपनी जगह से उठी थी। ओके, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, वेट 5 मिनट। वो जल्दी में हाथ लहराती अपने कमरे की तरफ बैग लेने भागी थी। जबकि उमर गाड़ी की तरफ बैठ गया था। 5 मिनट बाद वह चहकते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उमर के साथ फ्रंट सीट पर बड़े हक से बैठ गई और गाड़ी तेज़ी से घर से निकलती सड़क पर रवाना हुआ कि जबकि ईमान जो कमरे की बालकनी में खड़ी ताज़ा हवा ले रही थी, इन्हें इकट्ठे देखता निकलता देख कर रह गई। इसे रोना आ रहा था मगर वो रोना नहीं चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी की इस हकीकत को तस्लीम करने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी औकात को पहचान रही थी। वो इस बात को मानने की कोशिश कर रही थी कि उमर को ईमान जैसी लड़कियां नहीं पसंद और ईमान तो बिल्कुल भी नहीं। इसे जो चाहिए था इसे मिल गया था। इन दोनों की पहले से ही मंगनी तय थी तो ये तो होना ही था। जबकि ईमान इसकी ज़िंदगी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई थी और इसको उमर की ज़िंदगी में कोई मकाम नहीं था। वो उमर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई थी और जो रही सही उम्मीद थी वो बदल जाएगा, हालात से समझौता कर लेगा, ईमान को अपनी बीवी मान लेगा, वो उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। वो इसे एक सियाह राह समझकर गुजारता आगे बढ़ गया था और अपना घर बसाने की तैयारियां कर रहे थे। माँ ने भी सोच लिया था कि इस उम्र को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करना था। वो जो करता है, वो जो चाहता है सो करे। ईमान को इसे कोई सरोकार नहीं, इसे रहने के लिए एक छत मिली थी, इसे साथ दौरानी से छुटकारा मिला था, इसके लिए यही काफ़ी था। वो इससे ज़्यादा किसी चीज़ की तलबगार नहीं रही थी। अपने आप पर मजबूती का होल चढ़ाते वह खामोशी से कमरे में आती सोफे पर लेट गई। उमर इशाल ने दिन भर मॉल में गुजारा था, भरपूर शॉपिंग करते हैं। अपने फंक्शंस के ड्रेस सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट से खाना खाया और तकरीबन शाम के ढलते साय में उमर ने इशाल को घर ड्रॉप किया और खुद मीटिंग के सिलसिले में ऑफिस निकल गया। इशाल के तो कदम ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, वो तो फूले ना समा रही थी।
इसे उमर के साथ वक़्त गुज़ार कर अच्छा लगा था, जबकि दूसरी जानिब उमर ने घड़ी की सुइयाँ देखते मुश्किल से वक़्त गुज़ारा था। इससे विशाल बहुत ओवर लगे थे। वो गैर इरादी तौर पर बिलाश की बातों को सोचते हुए ईमान और विशाल का मुहासना कर रहा था और इस दौरान दिल ने यही दलील दी थी कि ईमान इसे 100 गुना बेहतर है, मगर फिर भी दिल की सुन कौन रहा था? इस वक़्त तो दिमाग दिल पर हावी हुआ पड़ा था। उमर ने अपने ऑफ़िस में जाते ही मीटिंग अटेंड की थी। मीटिंग से फ़ारिग होते ही वो अपने असिस्टेंट को ज़रूरी काम की हिदायत देने लगा था कि इसके दौरान इसका फ़ोन बजा तो इसने नंबर अननोन था, लेकिन इसने उठा लिया। हेलो जी, रहमान साहब कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है आप? जी, हुक्म करें। आप रवायती सामदाह के बाद मुकाबिल ने बात का आगाज़ किया। जैसे सुनते ही उमर के तेवर बदले थे। पहले सारा दिन इशाल के साथ वक़्त गुज़ारने की वज़ह से इसका मूड खासा ख़राब था। ऊपर से कॉल पर सुनी जाने वाली बातों ने इसका पारा मज़ीद चढ़ा दिया था। मज़ीद शदीद गुस्से से इसकी कनपटी की रगें उभरी थी। चेहरे पर सुर्ख़ी धर आई थी। जी, रहमान साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, बहुत माज़रत के साथ। आप बेफ़िक्र रहें, आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बिल्कुल दुरुस्त फ़रमा रहे हैं आप। बेफ़िक्र रहिए, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारी तरफ से, आपको शिकायत का मौका कभी भी नहीं मिलेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। कॉल कट करते ही इसका दिल चाहा कि जो सामने आए इसका सर फोड़ दे। मेरा भी अपने बॉस की हालत देखकर समझ चुकी थी कि आज इसके सर फिर से जलते तवे पर बैठ चुके हैं। सर, मैं जाऊँ? हाँ, तो जाओ ना, अभी तक खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। और मैंने गुस्से से बगैर किसी वजह से इसे डाँटा था। मीरा भी मुँह के रंग-बिरंगे जाविये बनाती वहाँ से निकल गई। मैंने जब से काम लेती, लंबी साँस खींच के और फिर फिरती से ऑफ़िस से निकला था। हाल के बीचों-बीच के इशाल अपने कपड़े फैलाए सबको दिखा रही थी। ईमान भी वहीं पर बैठी थी। वो खुद को नॉर्मल करती कुछ देर बाद नीचे आ गई थी। इसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाने पर वो किसी के चेहरे पर ज़ाहिर नहीं होने देगी, क्योंकि वो ऐसा ही ज़ाहिर करेगी जैसे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक़्त वो ऐसे ही लग रही थी। वो इशाल की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, जबकि इशाल अंदर ही अंदर काँप रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था ये कि ईमान अपनी ही सौतन की शादी की शॉपिंग देकर इतना खुश क्यों हो रही है। आखिर ऐसी क्या बात है जो इसे इतनी खुशी दे रही है, मगर इशाल ईमान को समझ ना पाई। गाड़ी फुलफुलाटे भरती घर के गैराज में दाखिल हुई थी। उमर गुस्से में गाड़ी से निकलकर अंदर दाखिल हुआ। कहाँ हैं वो दोनों? और तेज़ से चलता हुआ हाल के बीचों-बीच बैठी खवातीन में से अपनी माँ को देखते बोला था। इसके चेहरे के बदले तेवर देखकर सोफ़िया बेगम पर खौफ के तारी हुआ था। वो समझ चुकी थी कि आज मोमिन की सख्ती आ चुकी है। अब क्या गलत कर दिया है इस लड़के ने? उन्होंने दिल ही दिल में सोचा था, क्या हुआ है बेटा? उमर बेटा, ना सलाम ना दुआ, सब खैरियत है ना? बेजान गई थी कि वो इस वक़्त शदीद गुस्से में है। वो जब भी गुस्से में आता था, इसका गुस्सा शदीद किस्म का होता था। इसे मामूली बातों पर इस कदर गुस्सा नहीं आता था। यकीनन कोई बहुत बड़ी बात थी, जो इस वक़्त वो कानों तक सुर पड़ चुका था। सोफ़िया बेगम ने दिल ही दिल में सोचा था, माँ, मैं पूछ रहा हूँ मोमिन और लकी कहाँ हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लकी का सीधा नाम लेने पर हानिया ने दिल ही दिल में पड़ा था। वो समझ चुकी थी कि भाई का पारा हद से ज़्यादा चढ़ चुका है। वो लोग तो ऊपर कमरे में हैं, अभी देख के आई आई जी, पीसी पे गेम खेल रहे हैं। गुल ने पीछे से आते परांदा मरोड़ कर कहा, गुल भुला कर लाओ इन दोनों को जल्दी। उमर ने सख्त नज़रों से गुल को देखते तेज़-तेज़ी कहा था। इसके साथ नज़रें अपनी जानब देखते गुल ने भी झरझरी ली थी। इस शख्स के कितने रूप हैं, जहाँ पहली दफ़ा मिला तो कुछ और ही लग रहा था, कहा रात कुछ और था और अब तो कुछ और ही लग रहा है। ईमान इसकी हालत देखते दिल में सोचा था। चंद मिनट गुजरने के बाद मोमिन और लई हैरत ज़दा चेहरे लिए सीढ़ियाँ से उतरते उमर के साथ सामने आके रुके। इन्हें गुल ने बता दिया था कि छोटे साहब का मिडल शॉट हुआ पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। दोनों ने एक ज़ुबान हाथ बाँधे सलाम किया था। कल शाम को तुम दोनों कहाँ गए थे? और मैंने सलाम का जवाब दिए बगैर अपना ज़रूरी सवाल पूछा था। इसके सवाल करने पर दोनों की नज़रें बैक-वक़्त उठी थी। वो हैरत से गंग चेहरा लिए उमर को देख रहे थे। भाई, वो कहीं भी नहीं, यूँ नहीं गया था। मैं इसके बाद लकी को लिया अकेडमी से घर आके मोमिन ने खुद को मज़बूत बनाते सफाई पेश की थी। अलबत्ता वो दिल ही दिल में समझ चुका था कि बात बड़े भाई साहब तक पहुँच चुकी है। मोमिन, मैं पूछ रहा हूँ, कल शाम को तुम दोनों किधर थे? और मैंने सबसे काम लेते एक-एक दफ़ा चबा के बोला, मैं सच कह रहा हूँ, सीधा घर आए थे, तुम लोग सीधा घर आए थे। उमर ने मोमिन की कही बात को बमुचकाकर देखते दोहराया था। जी भाई, हम दोनों, अभी वो बोल ही रहा था कि उमर ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ मोमिन के मुंह पर दे मारा था। इस थप्पड़ की गूंज इस कदर शदीद थी कि हाल में सब पर सकता तारी हो गया था। ईमान की रूह तक काम गई थी, जबकि शाल भी ढाल के 2 कदम पीछे हुई थी। थप्पड़ की शिद्दत से मोमिन अपनी जगह से 2 फीट पीछे तक हिला था। तुम्हें पता है मुझे झूठ नहीं पसंद है। उमर की कर्जदार आवाज़ इस बार पूरे हॉल में गूंजी थी। घर के तमाम अफ़राद बशमूल कमाल साहब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर उमर से पूछे। वो जानते थे वो बिला वजह गुस्सा नहीं करता था। वजह कोई बहुत बड़ी थी जिस वजह से मोमिन को थप्पड़ पड़ा था, लेकिन क्या ये किसी को भी मालूम नहीं था। थप्पड़ की जलन से मोमिन की आंखों में आंसू भर रहे थे। और तुम आगे आओ। उमर ने लकी को देखते हाथ की उंगली से आगे आने का इशारा किया था। वो जो मोमिन के पीछे चुप रहा था, लकी का वजूद थर थर कांप रहा था। इसे उमर की आंखों से वहशत हो रही थी। इसे लगा आज इसकी मौत तो वाक़या हो जाएगी। इससे कदम नहीं उठाया जा रहा था। लकी, मैं कह रहा हूँ आगे आओ। उमर की गर्दार आवाज़ एक बार फिर से गूंजी थी। इसकी इस कदर शिद्दत भरी आवाज़ से लकी के कदम खुद ब खुद आगे की जानिब बढ़े।
उमर के सामने आते ही वो नज़रें झुका कर खड़ा हो गया। तुम बताओ कहाँ हैं भाई हम लोग? क्या हम लोग? लड़के की अटकती ज़ुबान को देखकर उमर शदीद गुस्से से दहाड़ा, भाई मैं बताता हूँ आपको। लेकिन से बोला नहीं जा रहा था। इसकी हालत देखते ही मोमिन आगे को बढ़ा था। चुप, एकदम चुप। मैं जिससे बात कर रहा हूँ वही जवाब देगा। तुम्हारा झूठ मैं सुन चुका, मुझे सच सुनना है। बोलो लकी कल तुम दोनों कहाँ थे? अंदाज में शिद्दत अभी भी बरकरार थी। उमर आराम से, यार बच्चा है, लाज ने इसे आगे आते पीछे से कदरे आराम से इसे समझाना चाहा। मैंने कहा मेरे और इनके मामले में कोई भी नहीं बोलेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लाज के बोलने पर उमर ने पीछे मुड़ते इसे भी खा जाने वाली नजरों से देखते कहा था। इसकी आवाज में इस कदर वहशत और गज थी कि बलाज भी खामोश हो गया। हाँ जी मिस्टर लईक अहमद, कुछ फुड़ेंगे मुंह से? उमर ने गुस्से से इसकी तरफ कदम बढ़ाते पूछा था। लेकिन उमर से डरता 2 कदम पीछे ले गया। भाई वो मोमिन साहब भाई ने मुझे साथ लेकर फिर आइसक्रीम खाने चले गए थे। लकी की इतनी बात कहना थी कि उमर ने एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पर दे मारा था और ये तमाचा मोमिन के मुंह पर पड़ने वाले तमाचे से ज्यादा असर था। उमर को लगा कि मोमिन की तरह लकी भी झूठ बोल रहा है और यही बात थी जिसने उमर के गुस्से को मजीद बढ़ा दिया था। और बगैर पूरी बात सुने इसने लकी के मुंह पर लकी पर हाथ उठाया था और ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। उमर बेटा, इसके थप्पड़ पड़ने मारने पर बेजान दौड़ती हुई आगे बढ़ी थी, जिसे उमर ने हाथ के इशारे से आगे आने से रोका था। उमर की नज़रों में कुछ ऐसा था कि बेजान के कदम खुद ब खुद थमे थे। तुमने कब से झूठ बोलना सीख लिया? हाँ बोलो, ये तो है ही नालायक आवारा। तुम भी इसके साथ मिलकर इसके जैसे होते जा रहे हो। मुझे उम्मीद है कि ये थप्पड़ जो तुम्हारे मुंह पे पड़ा है ना, तुम्हें हमेशा याद रहेगा और आज के बाद तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। भाई प्लीज़ मेरी बात सुन ले एक बार। मोमिन लकी को बचाना चाहता था, इसलिए एक बार फिर आगे बढ़ता उमर से बात करने की कोशिश की। तुम खामोश हो जाओ वरना एक और लगा दूंगा उल्टे हाथ की तुम्हारे मुंह पर भी। तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आई कसम इस किस्म की बेहुदा हरकतें करते हुए? तुमसे तो मुझे इस किस्म की ही उम्मीद ही थी, मगर ये इससे भी आपने साथ मिला लिया। उमर ने मोमिन को एक नज़र देखा था, है लकी की तरफ इशारा किया था। बेटा बात क्या हुई है ये भी तो बताओ, सबको ठीक है ना? कमाल साहब हिम्मत करते आगे बढ़ते उमर को देखते हुए बोले थे। पूछे ना अपनी औलाद से क्या करके आए हैं? कौन से गुल खिलाते फिर रहे हैं? मेरा दिल कह रहा है मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊं। रहमान साहब का फ़ोन आया था। इनका कहना है कि मेरे ये धोबी इनकी बेटी के कमरे की खिड़की फैलाकर इसके कमरे में दाखिल हुए हैं। बगैरत इंसान, ज़रा शर्म नहीं आई इस किस्म की बेहुदा हरकतें करते हुए? उमर को बात कर याद करते हुए फिर से शदीद गुस्सा आया था। वो लकी के मुंह पर एक और थप्पड़ मारता कि मोमिन बीच में आया। भाई प्लीज़, लकी का कोई कसूर नहीं है। मैं इसे लेकर गया था। मुझे वो लड़की पसंद है। मैं सिर्फ इससे बात करने गया था। इसकी इस किस्म की बेबाक बात पर फिर से एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा था, जिसे खाते साथ ही वो नज़रें झुकाए। शर्म आ रही है मुझे तुम लोगों को अपना भाई कहते हो। ये तरबियतगार में तुम लोगों की ये सीखा है तुम लोगों ने मुझसे और अपने माँ-बाप से? किसी भी लड़की की इज़्ज़त तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। आधी रात को तुम इसके कमरे की खिड़की फलांग कर गए। तुमने कभी सोचा है कि अगर मोहल्ले वालों को पता चलता तो क्या इज़्ज़त रह जाती इस बेचारी की? एक लड़की की इज़्ज़त कितनी नाज़ुक होती है इस बात का एहसास है तुम्हें? इसके कमरे में दाखिल होते तुम्हें हानि का ख़्याल नहीं है? बेशर्म इंसान। उमर का हाथ हवा में उठता है वहीं रुक गया था। इसके बाप के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मुझे। उनके बकौल मुझे अपने भाइयों को लिगाम में डाल के रखनी चाहिए। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से तुम दोनों। इससे पहले कि मैं मार-मार के तुम दोनों का हश्र बिगाड़ दूँ। आई सेड गेट लॉस्ट। उमर इन्हें देखता गुस्से से दहाड़ा था और वो दोनों उल्टे कदम लेते अपने कमरे की तरफ भागे थे। दोबारा पीछे मुड़ के देखने की उन्होंने गलती नहीं की थी। उमर ये लो पानी पियो। सोफ़िया बेगम आगे बढ़ते ही गिलास पानी में ढेलती इसकी तरफ बढ़ा गई थी। गुस्से से थामते इसने एक ही घूंट में सारा गिलास खाली किया था। मैं जानती हूँ उमर, उन्होंने जो किया वो बहुत गलत है। इन्हें किसी की बेटी के कमरे में इस तरह नहीं दाखिल होना चाहिए था, लेकिन जो तुमने किया वो भी तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जवान लड़कियां थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था इनके मुंह पर। बीजान ने समझाने वाले अंदाज में उमर को मुखातिब करते कहा था। उमर ने जो किया वो बिल्कुल ठीक था बीजान। अगर आज वो इन दोनों को ना समझाता, छूट दे जाता तो वो मजीद बिगड़ जाते। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये दोनों इस किस्म की गिरी हुई हरकत करेंगे। फवाद साहब भी उमर की हमायत में बोले थे। उमर एक लंबा सांस पड़ता तेज-तेज कदम लेता अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ईमान बेटा जाओ तुम भी। शाबाश। तोफिया बेगम उमर के गुस्से को मद्देनजर रखते ईमान को इसके पीछे भेजा था, जिसे वह झिझकती आहिस्ता-आहिस्ता कदम लेती कमरे उमर के पीछे गई थी। जबकि शाल और फरा को सोफिया का इस तरह ईमान को कहना बहुत बुरा लगा था। वह बस मुँह के ज़ाविये बनाकर रह गई। उमर ने कमरे में दाखिल होते ही ज़ोर से कोट बेड पर उछाला और बेड पर बैठता दोनों हाथों से साथ थाम गया था। इसका कत्तन दिल नहीं था कि वो अपने भाइयों को मारता, खासतौर पर लकी को, मगर बात ही ऐसी थी, इसे गुस्सा जो आ गया जो जायज़ था। ईमान भी हौले से कमरे में दाखिल हुई थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्ची हैं वो भी, सबके सामने आपने इन पर हाथ उठा दिए। इनको ज़रा तरस नहीं आया इन पर आपको? देखा नहीं आपका छोटा भाई थर-थर काँप रहा था, मगर आप दियो बने इस पर बरस रहे थे। ईमान कमरे में दाखिल होते इस पर चढ़ दौड़ी थी। वो तो पहले दिन की भरी बैठी थी। इस शाल के साथ उमर को जाते देखकर इसका अपना पारा भी चढ़ा हुआ था। स्टे इन योर लिमिट्स। उमर एक झटके से उठता इसकी तरफ लिपका था। अपनी औकात में रहो और मेरे बहन भाइयों के मामले में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हाँ मुझे पता है आपके और आपके बहन भाइयों के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं इंसानियत के नाते इनके हक में बोल सकती हूँ।
ईमान की पटर-पटर चलती ज़ुबान को उमर के साथ नागवार गुज़री थी। इसका मूड पहले ही सारे दिन से खराब था। मज़ीद खराब रहमान साहब की बातों ने किया था, जो अल्फ़ाज़ उन्होंने उमर के भाइयों के लिए इस्तेमाल किए थे, वो नाक़ाबिले बर्दाश्त है, मगर वो फिर भी सब्र करता रहा क्योंकि गलती इसके भाइयों की ही थी। मगर इस वक़्त इसे ईमान का बोलना ज़हर लग रहा था। इसका दिल चाह रहा था एक तो इसे भी लगा दे, मगर वो ज़ब्त कर रहा था क्योंकि इसे लड़कियों पर हाथ उठाने की आदत नहीं थी और ना ही ये इसकी तरबियत में शामिल था। मैं जानती हूँ मेरा इनसे कोई नाता नहीं है, ये आपकी ही बहन-भाई हैं, लेकिन मैं इंसानियत के नाते बोलूँगी, आपको इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आई सेड शट योर माउथ एंड गेट लॉस्ट। इससे पहले कि मैं तुम मेरे गुस्से के ज़ाद में आ जाओ, अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। उमर गुस्से से दहाड़ता दरवाजे पर ज़ोर से हाथ मार गया था, जिससे ईमान की जान हलक में आ गई थी। इसने ऐसा गुस्सा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। इसे एक पल को उमर से खौफ महसूस हुआ था। वह बगैर देर के दरवाज़ा खोलती फट से बाहर की तरफ आ गई थी। थोड़ी देर कमरे में गुज़ारने के बाद खुद को नॉर्मल करते हुए वो भी नीचे आ गया था। अब सब लोग माहौल को बेहतर बनाने के लिए हाल में बैठे माज़ी के किस्सों को छेड़ रहे थे, जिनमें बेजान कमाल साहब का बचपन, फराह की शरारतें और अपने पोतों के कारनामे बता रही थी और सब हँस-हँस कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। जबकि लकी और मोमिन इस टाइम से अपने कमरे में बंद थे। वो दोनों जब से कमरे में आए थे, लकी अपने बेड पर बैठा रोए जा रहा था और मोमिन इसको खामोश करवाने में नहा रहा था। आई एम सॉरी यार, मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है। मुझे तुझे साथ नहीं लेके जाना चाहिए था, बल्कि मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। भाई सही कह रहे थे, मैंने गलत किया। और लकी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि लकी की हालत अबतर होती जा रही थी। इसे ज़िंदगी में पहली बार उमर ने थप्पड़ मारा था। वो इस कदर शदीद था कि इसके गाल पर उँगलियों के निशान बन चुके थे। वो अपने कानों से साई-साई की आवाज़ें आती सुनाई दे रही थी। लकी चुप कहा जाना प्लीज़, आई एम सॉरी। देख भाई की तरफ से मैं तुझसे माफ़ी माँगता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी गलती है। मोमिन इसे मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर लकी सब रोने-धोने में मसरूफ़ थे। मोमिन एक नज़र से देखता उठ खड़ा हुआ था। इसकी नज़रें अब कमरे में पानी की तलाश में इधर-उधर घूम रही थी कि अचानक से ड्रेसिंग टेबल पर पानी का जग दिखाई दिया। वो पानी लेने ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा था। इसी लम्हे लकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई थी। वो बेड पर चौकड़ी मारे बैठा दोनों हाथ में अपना सर थाम गया था। वो खुद को तेज़-तेज़ हिलाता मुँह में कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। जब मोमिन ने इसकी गैर होती हालत देखी तो फट से पानी गिलास में ढालता इसकी तरफ भागा था। लकी ओए लकी, ओके रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, इधर देख मुझे। वो मुसलसल इसकी पीठ को सहलाने लगा था। भाई ने मुझे मारा। आई एम लूज़र। भाई ने बोला मैं झूठ बोलता हूँ। आई एम लूज़र, आई एम लूज़र, आई एम लूज़र। वो पागलों की तरह एक ही बात को बार-बार दोहराया जा रहा था। इसका जिस्म शदीद किस्म का काँप रहा था। खुद को आगे-पीछे हिलाते लकी अपने हवास खोता जा रहा था। अचानक इसकी हालत मज़ीद बिगड़ी और इसने अपने चेहरे पर ज़ोर-ज़ोर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। आई एम लूज़र, भाई ने मुझे मारा। आई एम लूज़र। इसकी हराक होती हालत देख के मोमिन के हाथ पे फूले थे। लकी क्या कर रहा है? इधर देख मुझे, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है बस। मोमिन इसे नॉर्मल करने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था, मगर हालात इसके हाथ से बाहर हो चुके थे। खुद को मारते लकी अचानक बेड पर पीछे को गिरा था। इसके हाथ-पाँव उल्टे हो गए थे, इसके मुँह से झाग निकलने लगे थे। इसे एंग्ज़ायटी अटैक हुआ था। ज़िंदगी में पहली बार इसे इसके भाई ने थप्पड़ मारा था। इसके उमर भाई ने उसे थप्पड़ मारा था, जिसने यहाँ तक इसे डाँटा तो दूर ज़ोर से बात भी नहीं की थी। वो भी कल वाले ही सदमे से बाहर नहीं आया था कि आज होने वाली इफ़्तार की इसके ज़हन को कबूल नहीं कर पा रहा था। शदीद ज़हनी दबाव में आते ही इसे एंग्ज़ायटी अटैक हुआ था। ओह शिट! इसकी ऐसी हालत देखते मोमिन बगैर पाँव में जूता पहने बाहर को दौड़ा था। हाल में सब लोग बैठे बलाज का बचपन का ज़िक्र छेड़े हुए हँस रहे थे। जब मोमिन चीखता हुआ सीढ़ियाँ फलांगते नीचे को भागा, बाबा, मामा, माँ। इसकी अपनी आवाज़ भी काँपने लगी थी। लकी की हालत बाज़ दफ़ा ख़राब हो जाया करती थी। आज से 3 माह पहले भी इसे एंग्ज़ायटी अटैक हुआ था। इसे तब ही एंग्ज़ायटी अटैक होता था जब वो कोई गैर मामूली वाक़या देखता, मगर आज जो अटैक हुआ था वो आज से पहले मोमिन ने कभी नहीं देखा था। इसीलिए इसके अपने हाथ-पैर काँपने लगे थे। पापा वो हामते इन तक पहुँचे थे। इसकी हालत देखते सभी चौंके थे। माँ या अल्लाह खैर, मम्मी बेटा सब ठीक है ना? दिल को थामते हुए खड़े होते सोफ़िया बेगम ने मोमिन से पूछा था, जबकि बाकी सब भी इसकी हालत देखते ही घबरा गए थे। नहीं कुछ भी नहीं ठीक। वो मोमिन ने इल्तिजा भर नज़रों से उमर की जानिब देखा था। इसे बोला नहीं जा रहा था। तेज़ भागने की वज़ह से इसकी आवाज़ हाँफ रही थी। भाई वो क्या? मोमिन की गैर होती हालत देखकर उमर तेज़ से इसकी तरफ लपका था। उमर ने मोमिन के कांपते हाथों को अपने मज़बूत हाथों में थामा। बोला लकी को पता नहीं क्या हो गया, इसे एंग्ज़ायटी अटैक आया। इसके मुँह से झाग और इससे आगे मोमिन से कुछ बोला नहीं गया था। इसकी आँखों से आँसू बहने लगे थे। इसकी इतनी सी बात सुनते ही उमर की आँखें खौफ से फैली थी। इसने एक नज़र ऊपरी मंज़िल को ऐसे देखा था जैसे बात समझने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही इसे समझ आई, वो मोमिन की पूरी बात सुने बगैर झट से ऊपर की तरफ भागा था। या अल्लाह! मेरा बच्चा। सोफ़िया के भी कलेजे को हाथ पड़ा था। लकी की हालत जब भी ख़राब होती थी, सोफ़िया बेगम इसको देखकर अपनी तबीयत ख़राब कर लिया करती थी। अनम ने आगे बढ़ते सोफ़िया बेगम को सहारा दिया। ये सब ईमान भी जोड़ती हुई ऊपर इनके पीछे को भागी थी। सब परेशानी में लकी के कमरे की तरफ दौड़े थे। लकी मेरी जान। ओवर तेज़ से भागता बेड पर थरथराते लकी के पास पहुँचा था, जिसके हाथ-पाँव मुकम्मल तौर पर उल्टे हो चुके थे। वो काँप रहा था। इसे अपनी ज़बान दाँतों तले दबा रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर इसे बोला नहीं जा रहा था। इसकी इस कदर ख़राब हालत को देखते उमर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। लकी भाई की जान, होश में आओ, इधर देखो मेरी तरफ। उमर ने इसके गाल थपथपाते इसे होश में लाने की कोशिश की, जो कि एक नाकाम कोशिश थी।
उमर में गाड़ी निकालना, तुम इसे फ़ौरन लेकर आओ, हॉस्पिटल ले जाते हैं। वापस दरवाजे में दाखिल होते ही ज़ाद इसके गैर होती हालत देखकर साथ ही उमर को पुकार उठा था। जबकि इनके पीछे कमरे में दाखिल हुई मान के अपने कदम लकी की हालत देखकर जमे थे। इसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी की इस कदर खराब हालत देखा था। लकी होश करो मेरी जान, सब ठीक है, बस सब ठीक है। उमर ने इसके गाल थपथपाते जल्दी से इसे अपने बाजू में उठाते बाहर को दौड़ लगाई थी। साथ ने ड्राइविंग सीट पहले ही संभाली हुई थी। उमर ने जल्दी से पिछली सीट पर लकी को लिटाया और इसके साथ ही खुद भी बैठ गया था। मोमिन सबको घर पर रहने का कहते हुए खुद भी इनकी जानिब बढ़ता तेजी से गाड़ी में बैठा था। जबकि कमाल साहब की औलाद थी कहाँ देखे जा रही थी इनसे अपने बेटे की ऐसी हालत, वो भी तेजी से दूसरी गाड़ी निकालते हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए थे। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगा, होपफुली आपको नावल पसंद आ रहेगा। अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।